एक सेक्युलर सिविल कोड, वो कह रहे हैं कि सवाल यही है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तो आपकी पार्टी का स्टैंड होगा कुछ। पीएम कह रहे हैं कि अभी तक जो चल रहा था कम्युनल था, यानी उनका साफ साफ इशारा मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टीकरण पर है पिछली सरकारों को। जवाब दीजिए, होना चाहिए सरकार के इस पैसे से आप लोग। रुको जरा, सब्र करो। सबसे पहले तो यही है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, पूरे देश को बधाई। और बहुत अच्छा लगता, देश के प्रधानमंत्री भी लाल किले से, प्राचीर से अगर किसी तरह की स्वतंत्रता की बात करते, इंस्टीट्यूशंस की स्वतंत्रता की बात करते, आगे किस तरह से आगे देश बढ़ेगा स्वतंत्र होकर, उसकी बात करते। लेकिन आज भी विभाजनकारी तमाम शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। लेकिन हम देश को आज बधाई देना चाहते हैं कि आज लाल किले की प्राचीर से तो तिरंगा फहराया ही गया, आज आरएसएस के मुख्यालय में मोहन भागवत जी ने आज वहां पर भी तिरंगा फहराया, जहां 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया गया था। और जो आरएसएस के तमाम लोग कहते थे कि 3 जो संख्या है वो हिंदू धर्म में गलत है, आज वो तिरंगा फहराया गया जो 2 रंगों की बात करते थे। देश को बधाई। मोदी जी एक बात बताओ, 15 अगस्त को लाल किले से किस किस ने मोदी जी का भाषण सुना था? मोदी जी का क्या प्लान है? और वैसे कोलकाता वो डॉक्टर रेप केस वाले के बारे में मोदी जी अभी तक क्यों कोई बयान ऐसे सिंपैथी के लिए क्यों नहीं दिए? देखो, बातें बहुत लंबी है और इस वीडियो में तुमको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा, तो वीडियो ये गौर से देखो कि आखिर मोदी जी राजनीति कैसे चलते हैं। एक सेक्युलर सिविल कोड, वो कह रहे हैं कि सवाल यही है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तो आपकी पार्टी का स्टैंड होगा कुछ। पीएम कह रहे हैं कि अभी तक जो चल रहा था कम्युनल था, यानी उनका साफ साफ इशारा मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टीकरण पर है पिछली सरकारों को। जवाब दीजिए, होना चाहिए सरकार के इस पैसे से आप लोग। रुको जरा, सब्र करो। सबसे पहले तो यही है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, पूरे देश को बधाई। और बहुत अच्छा लगता, देश के प्रधानमंत्री भी लाल किले से, प्राचीर से अगर किसी तरह की स्वतंत्रता की बात करते, इंस्टीट्यूशंस की स्वतंत्रता की बात करते, आगे किस तरह से आगे देश बढ़ेगा स्वतंत्र होकर, उसकी बात करते। लेकिन आज भी विभाजनकारी तमाम शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। लेकिन हम देश को आज बधाई देना चाहते हैं कि आज लाल किले की प्राचीर से तो तिरंगा फहराया ही गया, आज आरएसएस के मुख्यालय में मोहन भागवत जी ने आज वहां पर भी तिरंगा फहराया, जहां 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया गया था। और जो आरएसएस के तमाम लोग कहते थे कि 3 जो संख्या है वो हिंदू धर्म में गलत है, आज वो तिरंगा फहराया गया जो 2 रंगों की बात करते थे। देश को बधाई। दूसरी चीज, आज जो बात कही गई सेक्युलर की, ये 240 का ही नतीजा है कि जो एक अकेला सब पर भारी व्यक्ति था, आज वो सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है। आज के बाद मुझे लगता है बीजेपी के तमाम लोग जो सेक्युलर शब्द इस्तेमाल किया गया संविधान में संशोधन करके इंदिरा जी के द्वारा, आज उसका स्वागत कर रहे हैं। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। अब बात आती है स्वीकार्यता की। सुधांशु भाई ने कहा कि स्वीकार्यता के साथ हम यूनिफॉर्म सिविल कोड या सेक्युलर सिविल कोड लेकर आएंगे। अभी तक तो कोई स्वीकार्यता की बात नहीं थी, अभी तो सब कुछ बुलडोज हो रहा था। अब बात आती है कि क्या स्वीकार होगा। 11 साल में आप लोगों से ड्राफ्ट तो बना नहीं है, जबकि लॉ कमीशन ने 2019 में स्वयं कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं। हम तो पूछना चाहते हैं, यूसीसी अगर लाना था तो गुजरात में आज तक क्यों नहीं आया? और गोवा में जिस तरह का यूसीसी आया है, क्या तमाम माताएं बहनें उसको स्वीकार करेंगी? क्या गोवा में बहु विवाह वापस आए कि एक पत्नी से अगर संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो दूसरी शादी की परमिशन हो? क्या देश इस चीज को स्वीकार करेगा? मैं समझता हूं कि आज भी केवल विभाजनकारी, डिवाइसिव, जिस तरह से डिवीजन करने वाली एक भाषण की भाषा शैली होती है चुनाव के अंदर, वैसी ही भाषा शैली थी। आज बजट और चुनाव के भाषण को मिला लीजिए, बस 2 शब्द नहीं थे, मुजरा और मंगलसूत्र, बाकी उसी तरह की भाषा। सेक्युलर शब्द था, फिर तो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, पूरे देश को अच्छा लगेगा। अगर सेक्युलरिज्म की बात होगी तो पूरा देश खुश होगा, केवल आरएसएस को छोड़कर। यूनिफॉर्म के तीसरी बार लगातार, आलोक जी आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, तीसरी बार लगातार खुद अपने दम पर बीजेपी नहीं लेकिन एनडीए प्री पोल अलायंस में जीत हासिल करती है, उनकी सरकार बनती है। यानी आपको एक मजबूत विपक्ष के तौर पर विपक्ष में ही बैठाने का जनता ने मैंडेट दिया है। आलोक जी, ऐसे में आप लोग लीड क्यों नहीं लेते हैं? मैं जब आपसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पूछती हूँ तो ऐसे मुद्दों पर प्रखर होकर आप लोग अपनी बात क्यों नहीं कहते? क्योंकि इस पर ये तो अपना एजेंडा जो भी है उसको सामने रखते हैं कि हम कम्युनल सिविल कोड खत्म करेंगे, हम मुस्लिम अपीजमेंट खत्म करेंगे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अगर मल्लिकार्जुन जी कह रहे हैं, खड़गे साहब, कि अब देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, तो राहुल गांधी की इस पर सोच क्या है? क्या ये एक वाजिब सवाल नहीं है? देखिए, मैं समझता हूं कि विभाजनकारी बीजेपी की सोच के ऊपर हर चीज के ऊपर प्रतिक्रिया दी जाए और वो भी हवा में, मैं नहीं समझता कि एक जिम्मेदार विपक्ष का काम होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, 10 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनते चले आ रहे थे। आज तक तो ड्राफ्ट किसी ने देखा नहीं। आज नया एक शब्द आ गया, सेक्युलर सिविल कोड, तो उसका ड्राफ्ट जब आएगा तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिन राज्यों में 25-25 साल से आप वहां पर काबिज हैं, जिसका एग्जाम्पल गुजरात है, क्या वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक बार भी चर्चा हुई? 2022 में आप भी अहमदाबाद थे, हम भी अहमदाबाद थे, 5 लोगों की एक कमेटी बनी थी,
अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर, क्या उसके ऊपर कोई एक कदम कोई चला? क्या उसके ऊपर एक डिबेट हो सकती एक है? काउंटर प्रश्न है मेरा। आज तो पीएम ने लाल किले से बोल दिया है। सर सवाल समझिए मेरा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट खाली यही मुद्दा रहेगा या फिर देश में जो बदलाव बड़े बीजेपी कर रही है, और ये इससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? मौलिक रूप से अभी तक जिस तरह से ये देश चल रहा था उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप कह रहे हैं इस पर हम वेट करेंगे ड्राफ्ट का। देखिए, मुझे लगता है कि क्या कब होगा, और लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने बोल दिया। मोदी जी तो लाल किले की प्राचीर से बहुत झूठ बोलकर गए। धारा 370 पर भी झूठ बोलकर गए कि धारा 370 मैंने हटा दी। अगर किसी के पास कागज है तो दिखाई था मुझे। अब ऐसे में लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, सिर्फ कोलकाता की चर्चा कुछ दिनों तक हो जाए, सिर्फ निर्भया कांड की दिल्ली में चर्चा हो जाए, इससे ये बात भी नहीं खत्म होती कि उन्नाव रेप कांड हो, हाथरस रेप कांड हो, या फिर जो हमारे महिला रेसलर्स का आरोप था यूपी में, उस पर आपकी सरकार का जो रवैया रहा, और ये तो आपकी पार्टी के लोग थे, तब भी उनको कितने दिन तक बहुत आजादी से वो घूमते रहे, और जो पीड़िता थी उन्हीं के परिवार वाले बैकफुट पर रहे। तब आपकी ये महिला सुरक्षा की जो बड़ी बातें थी वो कहाँ गायब हो गई? मैं सारी बातों को याद दिलाना चाहता हूं। उन्नाव कांड के ऊपर यूपी पुलिस के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैटर को सीबीआई को रेफर किया था। याद कर लें, कोट कर लें, ओपी सिंह उस समय डीजीपी थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जाके चेक कर लें। दूसरी, आप स्थितियों को देखें, जो रेसलर्स का विषय था, जो उनकी मांग थी, नंबर 1 ब्रजभूषण शरण सिंह कुर्सी छोड़े, कुश्ती संघ की, छोड़ा गया। सेकेंड, जांच शुरू हो। थर्ड, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जांच करे, वो भी। फिर कहा गया नहीं, पुलिस की जांच कोर्ट की निगरानी में हो, वो भी किया गया। मैं तो केवल 2-3 सवाल रखना चाहूंगा। क्या बनारस में बीएचयू में जो घटना घटी थी, उनके जो आरोपी थे वो 2 महीने तक मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे? क्या उनको तमाम जो बीजेपी के लोग नहीं थे, क्या उनको न्याय मिल गया? क्या उस बच्ची को न्याय मिल गया? क्या बनारस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी? क्या अंकिता भंडारी के जितने हत्यारे थे और जिस तरह से सबूत मिटाए गए, क्या उनको न्याय मिल गया? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर हुई, सरकार उसको आखिरी दम तक बचाती रही, और अंत में जब उसको कहीं पर जो जनता का दबाव था उसकी वजह से उनके बेटे को टिकट भी देने के लिए बीजेपी मजबूर हुई। अगर बीजेपी एफआईआर अपने आप करती तो हम मानते कि आप पूरी तरह से संवेदनशील है। कठुआ के रेपिस्ट के साथ बीजेपी की पूरी टीम जम्मू कश्मीर में नारे लगाती हुई पाई गई। निर्भया फंड का उपयोग जिस तरह से एडवर्टीजमेंट पे हुआ, ये देश सोचे, ये बहुत गंभीर विषय है। आज इसको न मैं राज्यों में बांटूंगा न धर्म में बांटूंगा। कर्नाटक में तो आप ही के सभासद थे जिनकी बेटी की खुलेआम चाकू मार के हत्या कर दी गई थी। अरे आपकी पार्टी के कांग्रेस के सभासद, और वो सीधे कह रहे हैं कि फला फला ने इसकी हत्या की है। और उसके बाद गृह मंत्री क्या कह रहा है कर्नाटक का? अपनी पार्टी के नेता के लिए कह रहा है कि नहीं, ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, उनमें आपस में अफेयर था। जनाब, इससे ज्यादा दुखद नहीं होता, क्योंकि आपने तौला वोट के तराजू पे तो अपना नेता और उसकी बेटी की हत्या को भी किनारे डाल दिया। प्रज्वल रवन्ना वाली केस की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उसी समय पर बीजेपी की सरकार थी वहां पर। प्रज्वल रेवन्ना ने जो कांड किए वो बीजेपी की सरकार के रहते हुए किए। एक नोटिस दिखाइए जो इन्होंने नोटिस नहीं आया तो इसका मतलब मोदी। अरे भाई, अगर घटना हुई, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? फिर कहूंगा लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? वो नोटिस देगा। अगर नोटिस दिया और तुरंत हमारे हाथ में जैसे केस आया वो वापस आके गिरफ्तार हुए। फिर कहूंगा कि देश कर्नाटक सरकार का दिखाओ ना कि एक सीरियल रेपिस्ट के लिए वोट मांगते हुए कर्नाटक में पकड़े गए थे। क्योंकि चाकू मारने वाला मजबूत मजहब वाला था, वो मजबूत वोट बैंक वाला बीजेपी के लेकर देश के प्रधानमंत्री भी दंगाइयों को कपड़े से पहचानते हैं, और यहाँ पर सुधांशु भाई भी रेपिस्ट को धर्म और जाति के चश्मे में देख रहे हैं। आपने देखा, इसीलिए न्याय नहीं मिला। आपने देखा, इसलिए कार्रवाई नहीं की। आपने जितने एग्जाम्पल दिए उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला। अंकिता भंडारी का नाम लेने की आपकी हिम्मत नहीं है। अरे तो आपकी सरकार में सुनिए ना, आप सुनना नहीं चाहते, दिक्कत ये, आप एक कमिटमेंट करके जाइए कि अंकिता भंडारी के केस को 1 साल से ज्यादा हो गया, अगले 1 साल में उस दरिंदे को फांसी पर पहुंचा देंगे, आप कमिट करके जाइए। चलो मान लेते हैं कि लाल किला से मोदी जी इस बार बहुत ज़्यादा भाषण दिए और अच्छी अच्छी चीज़ें समझाए, लेकिन बांटने की भाषा बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने कहा कि इस बार मोदी जी आए और बताया कि आरसीसी ने 52 साल बाद झंडा फहराया है। आई एम जस्ट किडिंग। वैसे कोलकाता वो डॉक्टर रेप केस के बारे में मोदी कहीं बोले, चाहे मणिपुर हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे अयोध्या हो, कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, मोदी जी उस सिचुएशन में नहीं आते हैं जहाँ राजनीति करते हैं, जहाँ पे लगता है कि यार यहाँ पर हमको फ़ायदा होने वाला है। कहीं भी आते और ऐसे घटना से जैसे आते और सांत्वना देते कि हाँ आपके संग जो हुआ है, आपकी बेटे के संग जो हुआ है उसके लिए हम आपके साथ है और आपको न्याय मिलेगा, तो हमें खुशी होती है कि हाँ हमारे देश के पीएम प्रधानमंत्री ऐसे बोल रहे हैं। पर मैंने कहीं ऐसा कुछ देखा नहीं, तुमने देखा तो मुझे ज़रूर बताना। और जहाँ तक बात है इस डिबेट की, तो आलोक शर्मा तो अच्छे से धो रहे थे अंजना कश्यप को और सुधांशु त्रिवेदी जी को। यार ये जब सामने होते हैं तो बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता, चाहे अंजना कश्यप हो या सुधांशु जी हो, टिकते नहीं हैं, ये बात तो है।